ओके स्टूडेंट्स, सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये चैप्टर तो छोटा सा था, ठीक है, इसीलिए ये ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक। अब देखते हैं। तो हमने इंडिया के लोकेशन, इसका एरिया वगैरह देख लिया था। अब इंडिया और वर्ल्ड का जो कंपैरिजन है वो कैसे कैसे है वो हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड masses हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखें कि ये है एशिया, तो ये तो हो गया ईस्ट एशिया, ये हो गया वेस्ट एशिया। तो इंडिया है ये बिल्कुल इसके सेंटर में है, साउथ। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशियन कॉन्टिनेंट की साउथ की तरफ बढ़ा हुआ एक एरिया है। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ा हुआ एरिया, ठीक है। तो ये एक साउथ की तरफ बढ़ा हुआ एरिया है जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, providing a strategic सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ से इधर वाले जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ इन एरियाज में मिलाता है, ठीक है, और इधर वाली जो कंट्रीज़ है उनको यहाँ से मिलाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो कंट्री यूरोप से आती हैं पहले यहाँ पे रुकती हैं, शिप रुकते हैं, ठीक है, और फिर आगे चले जाते हैं। जो इधर से आते हैं यहाँ पे रुकते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। तो इस तरह से जो इंडिया की ये लोकेशन है इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये शिप्स वगैरह से टैक्सेस वगैरह लेता है, ठीक है, और अपना अगर ट्रेड करना है तो वो भी इसके लिए ईजी हो जाता है। Note that the Deccan Peninsula protrude into the इंडियन ओशियन। प्रोट्रूड का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है, यहाँ बाहर निकला हुआ। तो ये जो एरिया है इंडिया का, जो साउथ एरिया है, सदर्न प्लेट्यूज बोल देते हैं, सदर्न पेनिसुलर बोल देते हैं, या डेक्कन पेनिसुलर बोल देते हैं। तो ये जो एरिया है ये साउथ में इंडियन ओशियन में फैला हुआ है, ठीक है। दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अब देखिए ये जो एरिया है, इस एरिया से तो क्या हुआ, जो साउथ वेस्ट के जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे दुबई है, ठीक है, और अफ्रीका आ जाता है या यूरोप आ जाता है, उनके साथ मिलना इसको ईजी होता है। उनके साथ इनकी जो लोकेशन है वो ईजिली शेयर कर सकते हैं। उसके बाद इधर आ गया ऑस्ट्रेलिया आ गया, म्यांमार आ गया, बांग्लादेश आ गया, या उसके आगे जो जापान वगैरह है, चाइना है, उनके साथ भी इसके कॉन्टैक्ट यहाँ से बन जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, इंडियन ओशियन में इतनी लंबी जो आप कह सकते हैं कोस्ट लाइन है किसी और कंट्री की नहीं है। तो इसीलिए इंडिया को इस लोकेशन का, इस कोस्ट लाइन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the name of an ocean after it, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में इतनी लंबी जो कोस्ट लाइन है और किसी भी कंट्री की नहीं है। इसीलिए क्या है कि जो इसकी लोकेशन है वो इसको बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, और साथ के साथ ये जो इंडिया के नाम के पीछे, ठीक है, इंडिया के नाम के ऊपर ही जो इंडियन ओशियन का नाम है, ठीक है, इंडियन ओशियन का नाम है, ये इसके नाम पे रखा गया है। इसीलिए इसको ये फुली जस्टिफाई करता है, ठीक है, क्योंकि जो इंडियन ओशियन है, इंडिया है, वो इंडियन ओशियन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें क्या है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, जहाँ से ये इधर वाली कंट्रीज के साथ कांटेक्ट करता है। ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया जहाँ से इधर वाली कंट्री के साथ कांटेक्ट करता है, और नीचे ये इंडियन ओशियन हो गया जहाँ से जिसके नाम इंडिया के नाम पे जिस
ओशियन का नाम है। तो इसीलिए इसकी जो लोकेशन है बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही फ़ायदेमंद है ट्रेड के हिसाब से भी और वैसे भी। आगे देखते हैं, ये देखिए जो ट्रांस कॉन्टिनेंट ट्रेड रूट है, ये देखिए आपके सामने ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ब्लू कलर की डॉटेड लाइंस हैं, ये जो डार्क वाली डॉटेड लाइन है इसको ट्रांस कॉन्टिनेंट ट्रेड रूट बोलते हैं। तो ये भी बिल्कुल इस इंडिया जो बिल्कुल इस ट्रेड रूट के सेंटर में आता है तो उसका भी फ़ायदा होता है, और जो दूसरे ट्रेड रूट्स हैं जो लाइट ब्लू कलर वाले हैं इनसे भी फ़ायदा होता है। साथ के साथ ये जो एरियल रूट्स हैं, एरियल रूट मीन टू से जहाँ से एरोप्लेन वगैरह क्रॉस आउट करते हैं, तो वो उनके बीच में भी बिल्कुल सेंटर में है। इधर देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज़ हैं, और इधर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, तो उनके बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। साथ के साथ यहाँ से यूरोप से जो शिप्स चलते हैं यहाँ पे रुकते हैं, फिर आगे चलते हैं जापान तक चलते हैं, और इधर से जो चलते हैं वो भी ऐसे चलते हैं। तो इस हिसाब से क्या है, इंडिया की जो लोकेशन है बहुत ही इसके लिए फ़ायदेमंद है। अब देखिए क्या है आगे, India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts। ठीक है, तो इंडिया का टाइम जो आप कह सकते हैं कि जो ट्रेड है वर्ल्ड के साथ बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, लेकिन ये क्या पहले क्या होता था, ये लैंड के हिसाब की तरफ से ही ज़्यादा ट्रेड करता था उस टाइम, क्योंकि शिप वगैरह या जो बोट्स वगैरह नहीं होती थी, तो इसलिए ये जो एरिया था ये इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। इंडिया सिर्फ ऊपर वाली साइड से ही ट्रेड करता था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो ट्रेड रूट्स थे इतने डेवलप नहीं थे, जो शिप वगैरह थे इतने डेवलप नहीं थे। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइड passages to Asian travelers, while the ocean restrict such interaction for a long time। क्योंकि नीचे ओशियन था तो बाहर वाले लोग इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं आ पाते थे, क्योंकि उनके पास शिप वगैरह नहीं होते थे। साथ के साथ और क्या चीज़ है कि जो पासेज थे, पासेज क्या होता है, मैं पासेज की डेफिनेशन बता रहा हूँ, द वे टू क्रॉस माउंटेन्स, क्योंकि माउंटेन्स है, ठीक है, माउंटेन्स है, तो इनको क्रॉस करने का जो रास्ता होता है उसको पास बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पासेज थे जिनसे लोग यहाँ से दूसरी कंट्रीज में जाते थे, ठीक है, जिससे दूसरी कंट्री से बहुत सारे ट्रैवलर इंडिया में आते थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time। ठीक है, इन रूट्स की हेल्प से इंडिया के जो आइडियाज़ थे या दूसरे कंट्रीज़ के जो आइडियाज़ थे या दूसरे कल्चर वगैरह थे वो हमारे इंडिया में आते थे, हमारे जो कल्चर और आइडियाज़ थे उनमें जाते थे, तो ये इंटरचेंज होता रहता था। द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स एंड रामायणास, the stories of Pancharatnas, the Indian numeral and the decimal system thus could reach many parts of the world। ये जो स्टोरीज़ हैं, बुक्स वगैरह हैं, और साथ के साथ जो नंबर सिस्टम है जो इंडिया में इन्वेंट हुआ था, डेसिमल सिस्टम इंडिया में इन्वेंट हुआ था, ठीक है, तो ये भी इसी रास्ते के से इंडिया से बाहर गए थे, दूसरी कंट्रीज़ में गए थे। द स्पाइसेस मुस्लिन, मुस्लिन क्या था, ठीक है, ये कपड़े था, अफाइन मुस्लिन, ठीक है, एक कपड़े का नाम था, ये सिल्क या कॉटन का क्लॉथ होता था। एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब होता है वो चीज़ें जो खरीदी या बेची जाती हैं जिन फ़ायदे के लिए, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया से ये बहुत दूसरी कंट्रीज़ में भेजी जाती थी दूर दूर तक। On the other hand, the influence of Greek sculptures and the architectural style of dome and minerals from West Asia can be seen in the different parts of our country। तो अब वहाँ के जो ग्रीक स्कल्पचर्स थे, स्कल्पचर का मतलब मूर्तियाँ बनाना, तो जो ग्रीक कंट्री है, ग्रीक कंट्री यूनान, वहाँ पे जो मूर्तियाँ बनाने की कला थी वो वहाँ से इंडिया में आई, ठीक है। जो डोम सिस्टम था, आजकल हम गुरुद्वारा साहिब के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर एक गोल स्कल्पचर देखते हैं ना, गोल गुंबद जिसको बोल लेते हैं, तो वो डोम सिस्टम भी हमें साउथ ईस्ट, हमें जो वेस्ट एशिया है, जो अरेबियन कंट्रीज़ है वहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से वो जो आइडियाज़ थे वो इंडिया में आए, ठीक है, और दूसरे जो वेस्ट कंट्रीज़ के में वहाँ पे जो मिनरल्स मिलते थे वो भी हमारी कंट्री में आते थे इसी
रूट से। अब देखिए इंडियाज़ नेबरिंग नेबर्स, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो ये करेक्शन कर लीजिए अपनी बुक्स में कि इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं, यहाँ पे 7 लिख रखा है, अब 8 हैं, ठीक है। एक बार 9 हो गई थी, लेकिन फिर जो एक माइनस होके 8 हो गई है, ठीक है। तो अब माइनस कौन सी है, जो दमन एंड दीव थी, और जो दूसरी कंट्री थी दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। ये अलग अलग 2 टेरिटरीज थी, लेकिन अब इन दोनों को कंबाइन करके एक ही टेरिटरी बना दी गई है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि जो अब हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये जो एरिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान है। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, ठीक है। ऊपर यहाँ से लेकर इस साइड का जो एरिया है, यहाँ पे ये चाइना आ गया, यहाँ पे नेपाल आ गया और इधर भूटान आ गया। तो यहाँ पे चाइना, नेपाल एंड भूटान आ गया। और म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और ये जो ईस्टर्न साइड है, ये वाली ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे म्यांमार आ जाता है, यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है, ठीक है, ठीक है। आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, ठीक है। ये देखिए 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, हम इनको नेबरिंग कंट्री नहीं कह सकते, हमारे पड़ोसी तो हैं लेकिन नेबरिंग कंट्री नहीं है, क्योंकि ये हमारे इंडिया के साथ इनका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, इंडिया के पास हैं, ठीक है। 2 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं, एक श्रीलंका और दूसरी मालदीव्स। वो देखिए उनका क्या सिस्टम है। श्रीलंका एंड मालदीव्स, Sri is separated from India by narrow channel of sea formed by Palk Strait and Gulf of Mannar। अब देखिए बिल्कुल जूम करके देखिए, यहाँ पे ये जो पर्पल लाइन है, ठीक है, इसमें एक कट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस कट को क्या बोलते हैं, पल्क स्टेट, पल्क नहीं पाक स्टेट, PALK, पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है कि बिल्कुल थोड़ा सा जो वाटर की स्ट्रीम चलती है ओशियन में या किसी भी एरिया में, बिल्कुल पतली सी वाटर स्ट्रीम होती है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया और जो श्रीलंका है, एक तो ये पाक स्ट्रेट से अलग होती है, दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये जो एरिया है, ये देखिए ये वाला एरिया है, इसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों से अलग होता है, एक तो पाक स्ट्रीट और दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार। उसके बाद क्या है, वाइल मालदीव्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, ये देखिए ये लक्षद्वीप आइलैंड है और इसके साउथ में ये जो आइलैंड्स हैं इनको मालदीव्स बोल देते हैं। ये अलग से कंट्री है और इंडिया की हम क्लोज कॉन्टैक्ट में एक कंट्री कह सकते हैं, नेबरिंग कंट्री भी कह देते हैं, लेकिन इसको क्लोज कॉन्टैक्ट में, अगर नेबरिंग कंट्रीज की काउंटिंग आती है तो उसमें इसको काउंट नहीं करते। आगे देखिए, इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स, ठीक है। इस हमारे जो नेबर्स है इनके साथ बहुत तरह के हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं, लिंक हैं, वो हैं, हिस्टोरिकल भी है और जियोग्राफिकल भी है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ आवर कंट्री in your atlas and note how India stand apart from the rest of Asia, ठीक है। तो मतलब हमें इंडिया को अलग एशिया से अलग कैसे करते हैं, इसका जो सिस्टम है, इसकी जो ज्योग्राफी है वो दूसरे जो आप कह सकते हैं एशिया है उससे अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, ठीक है। दूसरी एशिया में मोस्टली माउंटेन्स हैं, लेकिन इंडिया में माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, प्लेट्यूज भी हैं, ओशियन है, ठीक है, कोस्टल एरियाज भी हैं, ठीक है, तो आइलैंड्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी इससे बिल्कुल दूसरे एशिया से बिल्कुल अलग है,
ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको नेबरिंग कंट्रीज बता देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। उसके बाद देखिए चाइना, नेपाल, भूटान, ये कब कहाँ पे हो गया, नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश, ये कहाँ पे हो गया, ईस्ट में। साउथ में अगर देखें तो यहाँ पे हमारी कोई नेबरिंग कंट्री तो नहीं है, लेकिन क्लोज नेबर्स कौन कौन से हैं, एक श्रीलंका है और दूसरी है मालदीव्स, ठीक है। तो ये साउथ में है। तो ये हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये दोनों आइलैंड्स हो गए, ये कोस्टल एरियाज हो गया, ठीक है। और 29 स्टेट क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेट है ये कट होके क्या बन गया, 2 यूटीज़ बन गई, ठीक है। क्या बन गई, यूटीज़, ठीक है। और ये जो 2 यूटीज़ थी इनको कंबाइन करके एक यूटी बना दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में सेंड कर रहा हूँ, वो सॉल्व करके और मुझे सेंड कर देना।